हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टैटिक का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इफ वेरिएंस इज 144 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अब आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर हमारा वेरिएंस हमें दे रखा है 144। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। देखिए, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं वी से। ये हमारा है 144। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शो करते हैं इस साइन से। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएशन, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 144। अब इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 144 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो आपको पता है हमारा किस डिजिट का स्क्वायर 144 होगा, 12। जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 144 आंसर निकल कर आता है, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मीन डेविएशन इज। अब मीन डेविएशन जो है वो किससे निकालते हैं? फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द मीडियन, फ्रॉम द मोड या फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल? बताइए। देखिए, जब भी हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो ये कैलकुलेट किया जाता है हमारा मीडियन से। और जब भी हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं मीडियम से तो वहाँ पे मीन डेविएशन की जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है मिनिमम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The sum of deviation taken from arithmetic mean of a series is 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या बोथ बी एंड सी? बताइए। जब हम अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं डेविएशन तो उसका सम क्या निकल कर आएगा? देखिए, सॉल्व करके देख लेते हैं। ये यहीं सॉल्व करते हैं। देखिए, हम एज्यूम मीन इससे शो करते हैं, ठीक है, इस साइन से। तो देखिए 1/n, यहाँ पर समेशन होगा हमारा मीन की फर्स्ट सीरीज माइनस एज्यूम मीन। अब देखिए यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेशन को, तो हमारा होगा मीन माइनस एज्यूम मीन इक्वल टू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एज्यूम मीन, मीन माइनस एज्यूम मीन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बचा हमारे पास मीन माइनस मीन, मीन माइनस मीन, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? 0। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर क्वार्टाइल डेविएशन? बताइए। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है मेजर वो कौन सा है? देखिए, पहले आंसर कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है डिस्पर्सन को कैलकुलेट करने के लिए। और मैं यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है। हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एज्यूम मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1
और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स इज स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, कोरिलेशन या फिर कुटोसिस। बताइए वेरिएशन का मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं यानी कि डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम डिस्पर्जन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिस्पर्जन को यूज़ करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि रेंज हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया जो भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारे वेरिएशन के लिए डिस्पर्जन यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट with regard to measure of dispersion, coefficient of correlation, range and quartile deviation, mean deviation या फिर standard deviation। क्या होगा आंसर। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमारी हेल्प करते हैं डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने में। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इससे बिल्कुल अलग है, ये हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। इसलिए जो ऑड वन आउट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हम हेल्प लेते हैं अपने डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन। अब हमें बताना है रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएंस। देखिए हमारे पास यहाँ पूछा गया है रिलेटिव मेजर। हमारे पास वैसे दो मेजरमेंट होते हैं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक होता है हमारा रिलेटिव मेजरमेंट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव पूछा गया है। अब इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है। देखिए जब भी हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसका एक ड्रॉबैक होता है कि ये कभी भी हमें कंपेयर करने में हेल्प नहीं करता। जो भी डिफरेंट कैटेगरीज की यूनिट्स होती हैं वहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करता, कंपेयर नहीं करता, और यानी कि ये क्या है, कंपेरेबल में हेल्पफुल नहीं है। इसलिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम कन्वर्ट करते हैं रिलेटिव टर्म्स में, तब उसको हम कंपेयर करते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, रिलेटिव मेजरमेंट को जब भी हम हेल्प कैलकुलेट करेंगे तो पहले उनको हमें रिलेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमें दो मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। रिलेटिव मेजरमेंट डेटा जो होता है वो कभी भी रेशियो में और परसेंटेज में यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट में क्या अंतर है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट का में आता है जैसे कि रेंज, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, अब जैसे यहाँ आता है क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या फिर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे मीन डेविएशन, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आएगा यहाँ पे लॉरेंस कर्व, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट। तो यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा आपका रिलेटिव मेजरमेंट है। तो देखिए रिलेटिव मेजरमेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि स्टार्टिंग में कोफिशिएंट वर्ड यूज़ हो रहा है,
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किसका है ये रिलेटिव मेजरमेंट? लॉरेंस कर्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें से बताना है डिस्पर्जन को मेजर करने का कौन सा यहाँ पे मेथड नहीं है। स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या रेंज। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें हेल्प करता है, रेंज हेल्प करता है, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, साथ ही साथ हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब हेल्प करते हैं हमारे डिस्पर्जन को मेजर करने में। लेकिन जो हमारा यहाँ पे स्क्यूनेस है वो हेल्प नहीं करता, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the first quartile is 142 and semi-quartile range is 18, then assuming the distribution to be symmetrical, the value of median is 151, 160, 171 and 180. आंसर करिए। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। हमें दे रखा था फर्स्ट क्वार्टाइल 142 और सेमी क्वार्टाइल रेंज दे रखी थी हमें 18। हमें निकालना था यहाँ पे मीडियन। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो मीडियन हम निकालेंगे तो कैसे आएगा इसका फॉर्मूला बनके? यहाँ लिखेंगे हम Q1 यानी कि 142 प्लस सेमी क्वार्टर डेविएशन अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करिए। 9 142 प्लस 9 इक्वल टू 151, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा 1। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, जो कि हमारे मीन के स्क्वायर डेविएशन के मीन से लिया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं और इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मोस्ट यूजफुल मेथड कहें या मेजरमेंट कहें कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 मीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ वेरिएंस इज 625 देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अब इस वैल्यू को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल है बहुत। अभी मैंने क्या बताया था? सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस, ये होता है। ठीक है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियंस हमें दे रखा है कितना? 625। सिंपल है, अंडर रूट 625। अब इस अंडर रूट को ओपन करेंगे, ये देखिए 625 किसका स्क्वायर है? ये हमारा है 25 का स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25। ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा 25। क्लियर था? नेक्स्ट आइए। द एरर्स विच डू नॉट अकर इन सेंसस इन्वेस्टिगेशंस आर नॉन सैम्पलिंग एरर, बाइस्ड एरर, सैम्पलिंग एरर या नन ऑफ दीज। क्या होगा?
जब भी हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कौन सी एरर हमारी नहीं आती है? ये हो जाएगा इसका आंसर 3, सैम्पलिंग एरर। अब ऐसा क्यों है? देखिए, सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि जब अकर होता है, जब हमारा जो एंटायर पॉपुलेशन जो भी हमारी है वो उस सैंपल को रिप्रेजेंट ना करे, तब ये अकर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं जो हमारी जो भी पॉपुलेशन है उस एंटायर पॉपुलेशन को वो सैंपल रिप्रेजेंट करे, जिससे कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आए। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैम्पलिंग एरर। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें से बताना है डिस्पर्जन का कौन सा मेजरमेंट नहीं है। क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्जन के कौन कौन से मेजरमेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब भी हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं तो इसके 4 वेज होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेंज, फिर सेकंड है मीन डेविएशन, थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फोर्थ हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन है, अंतर है दोनों में। इसको याद रखिएगा, कभी आप सोचें क्वार्टाइल है तो ये क्वार्टाइल डेविएशन होगा, नहीं, दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी क्वार्टाइल्स कैन बी काउंटेड इन अ सीरीज। अब एक सीरीज के अंदर कितने क्वार्टाइल्स को हम काउंट कर सकते हैं? 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज। देखिए, जब कभी भी हम सीरीज के अंदर क्वार्टाइल को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है उस वैल्यू से जो कि डिवाइड की गई है उस डेटा सीरीज से जो कि एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारे डेटा को डिवाइड किया जाता है और 4 इक्वल पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स विल बी द फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। इस तरह से उनका नाम रखा गया है, यानी कि 4 पार्ट है उनके जिनको हम 3 में सेग्रीगेट करते हैं और यहाँ पर उनके नाम भी हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे आइडियल मेजरमेंट पूछा गया है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मूविंग एवरेज। ये सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पे आइडियल की बात की जा रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। देखिए, जब भी हम आइडियल मेजरमेंट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आइडियल इसलिए क्योंकि ये साइंटिफिक है, मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था ये दिया था हमारा कार्ल पियर्सन ने, क्योंकि नाम पूछा जा सकता है 1893 में। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये और आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उनका मेजर बताना है कैसा होता है। एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, बोथ ट्रू या फिर बोथ फॉल्स। आंसर करिए। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज को कंपेयर किया जाता है और जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर रिलेटिव मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जो मेजरमेंट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो हमारा कैसा होता है, रिलेटिव होता है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला भी पूछा जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैसे लिखते हैं,
एस डी अपॉन मीन इंटू 100, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, आप ऐसे भी डिनोट करके सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मीन डेविएशन। अब आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा पार्ट हमारा मीन डेविएशन कहलाता है। 3/5, 5/4, 4/5 या 2/4, बताइए। क्या लगता है आंसर? देखिए जब भी हम एमडी, क्यूडी और एसडी की बात करेंगे तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है जिसको मैथमेटिकल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD, ये ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा पार्ट है मीन डेविएशन में। तो आप देखिए मीन डेविएशन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर हमें पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4/5 हमारा पार्ट है। ठीक है, और अगर क्यूडी पूछा जाता तो क्यूडी होता 6/5, एमडी पूछा जाता तो वो हो जाता हमारा 5/4। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंडेड सेक्शन। अब यहाँ पे हमें ओपन एंडेड सेक्शन के लिए डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट बताना है। फर्स्ट है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होगा आंसर? देखिए सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट होता है मेजरमेंट वो होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है ओपन एंडेड सीरीज की। ठीक है, तो ओपन एंडेड सीरीज में हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। क्वार्टाइल डेविएशन आप समझते होंगे, तीन में इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं जिसको हम Q1, Q2 एंड Q3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the average height of 100 selected students is 168.8 centimeter and their coefficient of variation is 3.2%. What is the standard deviation of their height? बताना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उनकी हाइट का। कैलकुलेट करिए, हम यहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास ब्लैंक शीट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं हमें 100। ठीक है, हाइट एवरेज यानी कि मीन हमें दे रखा है कितना 168.8। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें दे रखा है 3.2%। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब हमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री 3.2 अपॉन 100 इक्वल टू सिग्मा 168.8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिग्मा हमें नहीं दे रखा तो सिग्मा को हम ले आएंगे बाहर, इक्वल टू 168.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या निकलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 5.4
016। अब ये देखिए ऑप्शंस कहाँ हैं, ये ऑप्शन हमारा डी में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज 12 एंड द मीन इज 15। The standard deviation of second group is 18 and mean is 25. Which group is more stable? बताइए। फर्स्ट ग्रुप का स्टैंड एसडी हमारा कितना है, ग्रुप 1 का 12, मीन हमारा कितना दे रखा है 15। सेकेंड ग्रुप का एसडी हमारे पास कितना है 18, मीन हमें दे रखा है यहाँ पर 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंड ग्रुप हमारा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड। डिस्पर्जन का फर्स्ट मेजर क्या था, अर्थमेटिक मीन था, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन, क्या कहा जाता है। देखिए फर्स्ट मेजरमेंट इसका कहा जाता है हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, अब ये मीन डेविएशन के डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि एवरेज डेविएशन, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इन नामों से भी जाना जाता है। मीन डेविएशन अर्थमेटिक एवरेज, किसी भी सीरीज का ऐसा अर्थमेटिक एवरेज होता है जो कि हमें एक सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट से हमें मिलता है। अब या तो वो मीन से मिल सकता है, मीडियन से मिल सकता है या मोड से मिल सकता है। और जब भी हम डेविएशन मैथमेटिकल साइन से लेते हैं, फिर यहाँ पर हमें माइनस दिया हो या प्लस दिया हो, कोई भी साइन हो, वहाँ पे ये साइन इग्नोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड मीन डेविएशन, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10 and the sum of the terms is 160, then the value of the coefficient of deviation will be। अब आपको बताना है एच डी 4 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, सम इन टर्म्स के 160 है, तो कॉफिशेंट ऑफ डेविएशन क्या होगा। ये भी अगेन हमें यही सॉल्व करना है, तो इजी हो जाएगा हमें। ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ डेविएशन निकालना है। कॉफिशेंट ऑफ डेविएशन क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन से ही बिल्कुल उसी के जैसा होता है, बट इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाता है। ठीक है, पहले तो मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालेंगे हम, समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, समेशन एक्स हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है 160, और नंबर्स हमें कितने दे रखे हैं 10, तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, मीन हमारा 16 निकल कर आ गया। अब कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं हम, ये कैसे निकालेंगे, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 4, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 4, मीन हमने अभी निकाला 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना निकल कर आ गया 25। तो ये हो गया हमारा 25%, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट देखिए, द मेजरमेंट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा।
सारी वैल्यूज़ पे कौन सा मेजरमेंट बेस्ड होता है? वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सीरीज में जितनी भी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं उन सबको। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल विल बी इक्वल टू। अब जो थर्ड क्वार्टाइल होता है, हमने पढ़ा था अभी क्वार्टाइल 3 होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड एंड क्वार्टाइल थर्ड। तो क्वार्टाइल थर्ड हमारा किसके बराबर होता है? 1.5 ऑफ मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, 75th डिसाइल या नन ऑफ दीज, क्या होगा? देखिए थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 की बात की जा रही है। Q3 हमारा इक्वल होता है 75th परसेंटाइल हो गया या डिसाइल हो गया। ठीक है, और सेकेंड क्वार्टाइल की बात करें तो सेकेंड क्वार्टाइल हमें बताता है 50% को। वहीं अगर हम बात करें फिफ्थ डिसाइल की, तो ये हमारा फिफ्थ डिसाइल भी है और ये हमारा मीडियन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट पूछा गया है हमसे थर्ड क्वार्टाइल, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75th डिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा रिलेशन सही है आपको वो बताना है। एम डी इक्वल टू 3/4 ऑफ एस डी, एम डी इक्वल टू 4/3 ऑफ एस डी। देखिए अभी हमने पहले डिस्कस किया था 3/4 एंड 4/3 की, तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में। बताइए क्या होगा आंसर? अभी देखिए पहले भी हमने पढ़ा था एम डी जो होता है वो इक्वल होता है 4/5 ऑफ एस डी। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज को हमेशा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये सीरीज पूछी जाती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, समटाइम्स लेस, समटाइम्स मोर, क्या होगा? देखिए जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सेम डिस्ट्रीब्यूशन से लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो इसकी जो रेंज निकल कर आती है वो हमारी लेस देन होता है। ठीक है, लेस देन रेंज होती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरिंग डिस्पर्जन है, क्योंकि इस मेथड से जो भी हम डिस्पर्जन के मेजरमेंट में जो भी हमने डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए हैं वहाँ पर ये हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। और केवल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसके अंदर हम कह सकते हैं दोनों तरह की यूज़ कर सकते हैं, तो इस हिसाब से ये हमें एक बेटर रिजल्ट देता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा लेस देन रेंज होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो रेंज भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द परसेंटेज। बताइए। क्या होगा? मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या नन ऑफ दीज? अभी हमने पहले भी एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये जो परसेंटेज होता है ये एसडी का होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का। दूसरे शब्दों में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ऐसा कोफिशिएंट है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके इसको हम रिसीव करते हैं या अचीव करते हैं, और ये डिवाइड किया जाता है 100 से। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा यानी कि एस डी
अपॉन मीन इंटू 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे इसको रिसीव किया, एस डी, और हमने मीन को आपस में डिवाइड करके साथ में मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें मिला। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए क्वेश्चंस तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए कि क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हमें डिसाइल 1 दे रखा होगा तो परसेंटाइल कितना होगा, 10। ठीक है, अगर डिसाइल हमें 2.5 दे रखा है तो ये परसेंटाइल में, या क्वार्टाइल कर लीजिए, क्वार्टाइल में 1 होगा। वहीं अगर हम बात करें डिसाइल 2 की तो इसका परसेंटाइल 20 होगा। D3 की बात करें तो ये होगा हमारा परसेंटाइल 30। डिसाइल 4 की बात करें तो ये होगा परसेंटाइल 40। इस तरह से बढ़ता चलेगा। ठीक है, वहीं हम डिसाइल 5 की बात करें तो डिसाइल 5 हमारा P50 तो होता ही है, साथ ही साथ ये हमारा क्वार्टाइल सेकंड भी होता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी क्वार्टाइल हमें 15% शो करता है, जो कि हमारा मीडियन वैल्यू भी होती है। ठीक है, फिर हम डिसाइल 6 की बात करें तो डिसाइल 6 हमारा परसेंटाइल 60 होता है, क्यों कुछ नहीं शो करता। डिसाइल 7 बात करें तो ये P हमारा कितना होता है, 70। वहीं डिसाइल 7.5 की बात करें, डिसाइल 7.5 तो ये आ जाता है हमारा क्या, Q3, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड क्वार्टाइल जो होता है वो 75 परसेंटाइल होता है। ठीक है, और डिसाइल 8 की बात करें तो अगेन परसेंटाइल ये 80 हो जाएगा। डिसाइल 9 की बात करें तो ये हमारा परसेंटाइल कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और अगर हम बात करें डिसाइल 10 तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटाइल 100। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, Q1 इक्वल टू D1 इक्वल टू P1, ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ये आपस में इक्वल हैं क्या, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए डिसाइल हमने पहले बात की थी, डिसाइल 1 अगर दे रखा है तो ये परसेंटाइल 10 होगा, और Q का तो कोई मतलब ही नहीं है डिसाइल 1 में। डिसाइल 1 Q1 कब होता है, जब डिसाइल 2.5 होगा तब Q1 आएगा, और डिसाइल 5 होगा तब हमारा Q2 आएगा, और डिसाइल हमारा 7.5 होगा तब हमारा Q3 आएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो आई होप अब ये क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल इन तीनों का रिलेशन आपको समझ में आ गया है। बहुत सिंपल है। इसके साथ ही साथ डिस्पर्जन के एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव 2 तरह के मेथड हैं, दोनों को अच्छे से कर लेना। मैंने क्लास 1 में अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से मेजरमेंट हैं, कौन से मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं, कौन से लीस्ट अप्रोप्रिएट है, ये सारे डिस्कस किए हैं। और एग्जाम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्डिनल डेटा, 2 इंटरवल डेटा, 2 रेशियो डेटा या 2 नॉमिनल डेटा। बताइए क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जब भी हम रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं, रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की, तो ये हमेशा रिलेशनशिप बताता है ऑर्डिनल डेटा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी हमारा डेटा है उसको हम मैथमेटिकली अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उस डेटा को रैंक दे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, हम जो भी रैंक दी है उसको हम डिवाइड करते हैं जो भी हमारी वैल्यूज़ है उसमें, और फिर हम वहाँ पर उसका कोरिलेशन निकालते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी रैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया या फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया तो आपको पता हो। तो देखिए इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, RS1 6 समेशन होता है जो भी आपको डेटा हुआ है उसको आपने सम अप कर दिया। ठीक है, D² अपॉन n की पावर 3
माइनस एन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 14 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या होगी। 16.4%, 35.71%, 70% या फिर 280%, बताइए। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। मैं इसका फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ अपनी पहले भी क्लासेस में। देखिए, हमें दे रखा है मीन 14, ठीक है। फिर हमें दे रखा है यहाँ पे एस डी, जिसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, ये हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 5। अब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। तो सिग्मा हमें 5 है, स्टैंडर्ड मीन हमें 14 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए। हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा 35.71%, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था, बस आपको जो वैल्यूज़ दी थी उसमें फॉर्मूला में पुट करके और उसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो सबके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, व्हेन क्वांटिटेटिव मेजर्स फॉर सर्टेन फैक्टर्स कांट बी फिक्स्ड, द मेजर विच इज जनरली अडॉप्टेड इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट। क्या होगा? देखिए, यहाँ पे पूछा है जब हम क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करते हैं सर्टेन फैक्टर्स में, तो वहाँ पे जनरली हमें क्या अडॉप्ट करना होता है। तो देखिए, क्वांटिटेटिव मेजर की बात की जाती है जिसमें जो कुछ फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन नहीं होते, तो वहाँ पे रैंक कोरिलेशन यूज़ किया जाता है। क्योंकि रैंक कोरिलेशन क्या होता है, उसको हम मैथमेटिकली अरेंज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे डेटा को। तो जो कोफिशिएंट होता है वो हमें पावर, डायरेक्शन बताता है टू वेरिएबल्स की इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। तो रिजल्ट यहाँ पे कैसा होता है हमारा, या तो +1 में आएगा या फिर हमारा -1 में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड। अब दो वेरिएबल्स के बीच में अगर फंक्शनल रिलेशनशिप डेवलप की बात करें तो ये क्या होगा, कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस या फिर एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स, क्या होगा? देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप की बात की गई है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में होता है तो उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन मेजर एक ऐसा मेजर होता है जो कि डिपेंडेंस होता है और जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी रेंज +1 से 2 नहीं, +1 से -1 के बीच में रहती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इसमें ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस पर भी बेस्ड होता है, ठीक है। तो वन ऑफ देम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की, फंक्शनल रिलेशनशिप पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात की जा रही है।
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो हमारा होता है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। बताइए। Coefficient of determination is the squares of correlation coefficient. Coefficient of determination is the square root of correlation coefficient. Both are equal या फिर both are unrelated. क्या होगा? देखो कुछ चीज़ें तो कोरिलेशन की आपकी समझ में आ गई हैं कि कोरिलेशन हमारे क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर बात करें कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन की तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सी डी यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, तो वो इक्वल होगा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.8 देन द कोफिशिएंट ऑफ एलाइनेशन शैल बी। बताइए, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 है तो कोफिशिएंट ऑफ अलाइनेशन हमारा क्या होगा? फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं पता है और प्लीज़ इन सब फॉर्मूले को एक नोटबुक में आप नोट करके उसको सारे याद कर लेना अच्छे से। ये इसका फॉर्मूला है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्लैंक शीट नहीं है। फॉर्मूला तो आप सबने लिख लिया होगा, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हमें निकालना है। हमें दे रखा था 1 आर स्क्वायर हमारा कितना है 0.8। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64। ठीक है, अब 1 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.36। अब 0.36 है, इसका इस अंडर रूट है, इसको ओपन करेंगे तो 36 किसका होता है 6 का होता है, तो 0.6 हमारा आंसर हो जाएगा हीरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 एट्रीब्यूट्स, 2 नंबर्स और 2 अजम्पशंस। क्या होगा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो हमें डिपेंडेंस की डिग्री देता है, और यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप डेवलप करता है। जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तो आप सबको क्लियर ही हो गया है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आप अगर उसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मेजर ऑफ डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ एसोसिएशन,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। रिग्रेशन हमें क्या बताता है? रिग्रेशन देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस हमें हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। इसमें एक वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होता है और दूसरा या उससे भी ज़्यादा डिपेंडेंट हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और ये हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। यानी कि अगर हमारा एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो इसके क्या कारण है, दूसरा वेरिएबल घट रहा है तो उसके क्या कारण है, ये उस पर कितना डिपेंडेंट है, ये उस पर कितना डिपेंडेंट नहीं है, तो ये उसके कारणों को बताता है। जबकि कोरिलेशन सिर्फ ये बता देता है कि ये उस पर इतने % डिपेंड है, ये उस पर इतने % लाई कर रहा है, लेकिन क्यों लाई कर रहा है ये नहीं बताएगा। ये कौन बताता है? ये हमें रिग्रेशन बताता है। तो ऑप्शन 3 हमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द रैंक्स ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स इन अ सैम्पल आर एज फॉलोज। ये हमें रैंक दे रखी है। रैंक 1 है 1 2 3 4 5, रैंक 2 है 5 4 3 2 1, रैंक कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इनको नोट कर लीजिए और रैंक को आप सॉल्व करके बताइए क्या होगा यहाँ पे। अब दोनों के बीच में कौन सा कितना रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, सॉल्व करिए। रैंक तो आपको निकालनी आती होगी और फिर उसमें फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। देखो साथ में करते हैं, शायद आप में से किसी का हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है ये। देखिए R1 एंड R2। R1 कितना था? 1 2 3 4 5। R2 था 5 4 3 2 1। इस तरह से काम कर रहा था ये, ठीक है। अब देखिए, रैंक कोरिलेशन में क्या होता है, R2 से R1 माइनस करेंगे, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, R2 माइनस R1। 1 में से 5 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 3 में से 3 0, 2 में से 4 माइनस किया तो ये -2, 1 में से 5 माइनस किया तो -4, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका हम करेंगे स्क्वायर। ये D था, अब इसका D स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना, तो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है लेकिन हम इग्नोर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका क्या करेंगे, हमें समेशन करना है, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा D स्क्वायर। तो इन सबको आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 6 4 6 4 कितना हो गया हमारा 20, और 2 ये, तो ये हमारा हो गया 40। तो समेशन D स्क्वायर निकल कर आया 40। अब इसको आप नोट कर लीजिए, समेशन D स्क्वायर 40 है, ठीक है। अब फॉर्मूला था हमारा R इक्वल टू 1 समेशन D स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो। 1 माइनस समेशन D स्क्वायर कितना था हमारा, इसमें आगे 6 भी आएगा, ठीक है। तो एक मिनट, 1 माइनस 6 40 अपॉन n हमारा कितना था 5 थे, -5। अब 1 40 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, अपॉन में 5 का मल्टीप्लाई 5 का क्यूब करेंगे, फिर उसमें 5 माइनस करेंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 माइनस किया तो ये निकल कर आया 120, ठीक है।
अब आर स्क्वायर 240 में से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 224 और ये हो गया 12। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे डिवाइड तो ये आ गया 2, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, आर इक्वल टू 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 1 में से माइनस किया 2 को, तो ये कितना निकल कर आया, आर इक्वल टू -1। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आई आर इक्वल टू -1। ऑप्शन देखिए -1, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, if both the regression coefficient of two series are negative, then the coefficient of correlation should be positive, negative, 0 या none of these। क्या होगा? देखिए, अगर हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट के दोनों ही डेटा सीरीज कैसी हैं, नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे कोरिलेशन कॉफिशिएंट उन दोनों के बीच का भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, इफ बोथ बी एक्स और बी वाई एक्स आर नेगेटिव देन देयर कोरिलेशन विल ऑल्सो बी नेगेटिव। और इसको हम ऐसे लिखते हैं √BXY मल्टीप्लाई बाय BYX। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन इज। पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कैसा होता है? देखिए, पॉजिटिव है यानी कि प्लस होगा, परफेक्ट है यानी कि फुल नंबर है यानी कि 1, तो हमारा पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। और यही होता है नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, तो ये हो जाता है -1। अब देखो, इसका एक सीरीज है, वो आप नोट कर लीजिए, वैसे तो सबको पता ही होगा। देखिए, जब भी हमारी वैल्यू ±0.25 पर होगी तो ये हमें बताएगी लो इंटेंसिटी। ठीक है, और जब भी हमारी -0.25 से वैल्यू हमारी -0.75 के बीच में होगी तो ये बताएगी हमें मीडियम इंटेंसिटी। और जब +25 से +75 के बीच में होगी तो ये भी हमें मीडियम इंटेंसिटी बताएगी, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, और जब हमारी वैल्यू हो जाएगी -75 से -99 के बीच में, तो ये हमें बताएगी हाई इंटेंसिटी लेकिन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हाई इंटेंसिटी। और जब +75 से +0.99 के बीच में वैल्यू आएगी तो ये भी हमें हाई इंटेंसिटी बताएगी लेकिन पॉजिटिव। तो ये हमारी नेगेटिव है, ये भी हमारी नेगेटिव है, ये वाली हमारी पॉजिटिव है, ये वाली हमारी पॉजिटिव है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। ठीक है, अगेन रैंक का एक क्वेश्चन है, ये आप वैल्यू पुट कर लीजिए अपने नोटबुक में, फिर इसको सॉल्व करिए। फॉर्मूला आपको लगाना है रैंक का सॉल्व करके। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही करने की कोशिश कीजिए, वर्टिकल भी आप कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन छोटी है तो मैं हॉरिजॉन्टल करूँगी। ठीक है, तो अगर आप साथ में मेरे करें तो हॉरिजॉन्टल कीजिएगा। नोट कर लिया?
आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में करिए, बाद में आप फिर उसको देख लेना, ठीक है। देखिए हमें क्या दे रखा है, रैंक x एंड रैंक y। रैंक x पहले है 3, 5, 3, 4, 8, 2, 1, 7, 10 है ये, 6 एंड देन 9, ठीक है। y में हमें पहले दे रखा है 3, 7, 5, 9, 2, 1 के नीचे हमें है 4 दे रखा था, फिर 7 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 6 के नीचे 8 एंड 9 के नीचे हमें दे रखा था 6, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रखी थी। अब हमें क्या निकालना है, डी क्या होता है, x और y को माइनस करके निकालते हैं। अब x और y को, वो सॉरी y एंड x को माइनस करके, y एंड x, चलिए माइनस करिए। 3 में से 5 माइनस 2, 7 में से 3 कितना हो गया, 4, 1, 1, 0, 3, 1 में से 7 माइनस 6, 10 में से 10 0, 8 में से 6 2, 6 में से 9 माइनस 3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगेन नंबर को हम यहाँ इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 2 का 4, 4 का 8, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 4 और ये 9। अब ये जो वैल्यू है 4, 8, 1, 1, 0, 9, 36, 0, 4, 9, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। समेशन डी स्क्वायर बनाना है, तो समेशन डी स्क्वायर करेंगे। 4 और 8 12, 12 एंड 2 14, फिर 19 एंड 36, 0, 4 एंड 9, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे निकल के आ जाएगी वैल्यू 18। 80 आई। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n। नंबर्स हमारे कितने दे रखे थे, नंबर हमें दे रखे थे 10, टोटल 10 नंबर थे वो। अब तो देखिए 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर हमारा कितना निकल कर आया था, 80 अपॉन n हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। करिए सॉल्व। देखिए 1 माइनस 480 मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमें 990। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए, बचा हमारे पास ये। इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 1 माइनस 0.484, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, 1 में से 0.484 को माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 0.516। तो ये हमारा R निकल कर आ जाएगा 0.516। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.52, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन में हमारे पास कहाँ पर है, माइनस में आई है वैल्यू हमारी कि प्लस में आई थी, ठीक है, क्योंकि 1 ज़्यादा था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड माइनस 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी। आंसर करिए, साथ में ही करते हैं, सिंपल है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर आप पुट कर दीजिएगा। बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। तो ऐसे हम लिखेंगे
अंडर रूट में -0.8 मल्टीप्लाई बाय -0.2, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +16। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा -0.4। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा -0.41। क्लियर है। नेक्स्ट है द वर्ड रिग्रेशन इन स्टैटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय बाउले, कार्ल पियर्सन, रॉबर्ट्स या गैल्टन। किसने दिया था रिग्रेशन वर्ल्ड स्टैटिक्स में सबसे पहले? ये दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है। द लिमिट ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू आर +1, +2, +3 एंड +4। बताइए क्या लिमिट होगी कोरिलेशन कोफिशिएंट की? देखिए, जब भी हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी माइनस और +1 पर हमारी यहाँ पर लाई करती है। अगर प्लस और माइनस से ज़्यादा आ रही है या लेस देन आ रही है, यानी -1 से भी कम है और +1 से भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे हमारे लिए कैलकुलेशन एरर कहलाता है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच रहती है। तो 1 से ज़्यादा का या -1 से कम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यानी कि वहाँ पे एरर है, तो हम उस चीज़ को एरर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी वैल्यू माइनस और +0.25 है, यानी कि -0.25 से +0.25 है, तो उसको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी। ठीक है। वहीं हमारी वैल्यू अगर माइनस और +0.75 है, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं मीडियम इंटेंसिटी। और अगर हमारी वैल्यू माइनस और +0.75 से लेके माइनस और +0.99 के बीच है, तो उसको बोलते हैं हाई कोरिलेशन। ठीक है। और अगर हमारी जो वैल्यू है -1 है तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, और +1 है तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वाइल कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ द कंप्यूटेड वैल्यू कम्स एज 0.959 देन व्हाट विल बी द कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन। अभी मैंने आपको बताया, तो बताइए हमारी वैल्यू यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रखा है, इट मीन्स पॉजिटिव है, 0.959 है। क्या कहलाएगी ये वैल्यू? देखिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन 3 कट गया। एंड हमारा नो कोरिलेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास 1 एंड सेकंड, तो ये 95 है, यानी कि 75 से हाई है, तो यहाँ पर ये होगा हमारा हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, नोट करना चाहते हैं तो -0.25 से लेके +0.25 है, तो ये है हमारी लो इंटेंसिटी या लो कोरिलेशन। ठीक है। वहीं हमारी वैल्यू अगर इन बिटवीन 0.25 से लेके -0.75 या +0.25 से -75 से 0.75 है, तो ये हमारा कितना है? मीडियम। वहीं हमारी अगर वैल्यू +0.25 से वहाँ पे 99 तक है, तो वो हमारा हाईली होता है।
और -1 से लेके +2 +1 ये हमारी इसकी रेंज होती है, यानी कि ये हमारा -1 से +1 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज़ 0 दैन 2 वेरिएबल्स आर, यानी कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमारा 0 है तो 2 वेरिएबल्स कैसे होंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोरिलेटेड या फिर क्वालिटेटिव, बताइए। देखिए, रिग्रेशन की बात पूछी गई है, जब हमारे यहाँ आपको पता है रिग्रेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं और ये यहाँ पर कहा गया है कि इसका कॉफिशिएंट अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स 2 वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हैं। ठीक है, जब हमारी 2 रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन उनके बीच में 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय, एक परफेक्ट कोरिलेशन किससे सिग्निफाई किया जाता है, 0, -1, +1, -1 और +1, बताइए। यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन की बात की गई है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, जहाँ पर इसका जो आंसर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन चला था कि क्या होगा इसका आंसर। जब अगर हम बोर्ड की माने तो यहाँ पर उसको ऑप्शन सी बताया गया था, लेकिन देखिए यहाँ पर डिस्कशन क्या हुआ था कि यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन पूछा गया है। यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं पूछा गया है, तो आंसर होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ने इसको आंसर माना था सी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 4, माइनस भी हो सकता है परफेक्ट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अगर हमारा -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर हमारा +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो परफेक्ट कोरिलेशन की बात की जा रही है तो वहाँ पे +1 को माना था। तो आप देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है फिर से ये क्वेश्चन, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको कम्प्लीटली रॉन्ग बोल दिया गया था, तो उस हिसाब से आंसर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंस बिटवीन 2 वेरिएबल, डिपेंडेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात की जा रही है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है हमारा लीनियर रिलेशनशिप को बताता है 2 वेरिएबल्स के बीच में। ये बिलीव किया जाता है कि अगर हम किसी भी आइटम के पेयर्स बनाएं और उनको एक शीट पे डॉट से लिखें, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है उन डॉट को मर्ज करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कोरिलेशन डेटा को, ड्यू टू विच जो नॉर्मेलिटी होती है वो वहाँ पर आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी डेवलप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो हम इस केस में ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो भी रिलेशन इनके बीच में डेवलप हो रहा है वो हमारा मीनिंगलेस कोरिलेशन है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो हमारा लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज नॉट सुटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो, बताइए।
देखिए कार्ड पियर्सन कोरिलेशन मेथड जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। कार्ड पियर्सन कोरिलेशन में क्या होता है, ये हमें डायरेक्शन भी बताता है और कोरिलेशन की क्वांटिटी को भी बताता है कि वो कितना कोरिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमें क्लैरिटी दे रहा है, प्रिसाइज फॉर्म में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्ड पियर्सन कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो नॉमिनल डेटा को बिल्कुल भी वहाँ पे सूट नहीं करता है, वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नॉमिनल डेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड पियर्सन जब भी किसी डेटा को कैलकुलेट करता है, ब्रीफली एक्सप्रेस करता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो वहाँ पे नॉमिनल वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अनसर्टेन इट इम्प्लाइज, देखिए यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में अनसर्टेनिटी है, तो ये क्या बताती है, सिंपल है। अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट अनसर्टेन है तो ये हमें जीरो कोरिलेशन बताएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, ये एक जस्ट नंबर है और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नो कोरिलेशन है, यानी कि कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन व्हाइल स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, या नन ऑफ द अबव, बताइए। नेगेटिव कोरिलेशन कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन की बात की गई है। अब देखिए एक फैमिली की इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, क्योंकि अब उसके पास इनकम है तो उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, वो और लग्जरी प्रोडक्ट में खर्च करेंगे या जो प्रोडक्ट वो उन्हें परचेस करना है उनमें वो खर्च करेंगे, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है। सेम वही सेल्स बढ़ेगी, अब सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर क्या है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कोरिलेशन हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, अब जो रिग्रेशन की लाइन है वो इंटरसेक्ट कहाँ पर करती है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, बताइए। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में नहीं ऐसा दिख रहा था, यहाँ पर आप समझ लीजिए एक्स एंड वाई, और ये है अर्थमेटिक मीन एंड वाई, फिर ये है वाई एंड एक्स के ऊपर इस तरह से, एंड एक्स के ऊपर एंड वाई के ऊपर इस तरह से निशान है, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं एक ग्राफ से, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये तो पता है y है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब देखिए हमारी कोई भी वैल्यू इस तरह से चल रही है, ठीक है, और ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे चली हमारी, तो ये यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये हमारा क्या है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो हमारा जो रिग्रेशन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से वो पॉइंट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज कितनी होती है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब भी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो इसकी रेंज लाई करती है -1 से
+1 के बीच में, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, when variations in the values of two variables have a constant ratio, there will be zero correlation, linear correlation, non-linear correlation या none of this। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 720 and the mean is 60, the coefficient of variation is 5%, 10%, 15% या फिर 20%। बताइए क्या होगा आंसर। आप ये वैल्यू लिख लीजिए, हम सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है इसमें, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, अंडर रूट, हमें दे रखा है वेरिएशन 720 और हमें दे रखा था नंबर्स, हमें 20 दे रखे थे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 36 और जब इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 6। अब हम निकालते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला होता है हमारा SD अपॉन मीन इंटू 100। SD हमारा कितना निकल कर आया 6, मीन हमारा कितना था 16 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 राइट होगा, 10%। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, हमें बताना है कोरिलेशन किससे एक्सप्रेस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे अगेन टाइपिंग में प्रॉब्लम थी, इसीलिए इसको ऐसे लिखना है, समेशन x समेशन p, r हमारा सही है, फिर है समेशन wx। अब बताइए आपको कोरिलेशन हम किससे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए कोरिलेशन जो होता है वो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल r से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, यानी -1 से +1 के बीच इसकी रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ unexplained variation between variables x and y is 36%, what is the coefficient of correlation between the variables। बताइए। हमें वेरिएशन कितना दे रखा है 36, अगर हम अपना मान के चलें हमारा टोटल वेरिएशन 100 है। ठीक है, जो कि हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस दोनों को मिलाएं तो 100 होगा। तो इस 100 में से हमें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स निकालना है, जो कि हमारा है 36, तो हमारा कितना निकल कर आएगा 64%, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.64। अब देखिए इसको हम कोरिलेशन में लगा देते, कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है √v, तो ये कैसे हो जाएगा √0.64। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, सॉरी ये तो साइन आएगा नहीं, हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.8। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग चूज द मोस्ट सुइटेबल टेस्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फैक्टर ऑन डिफरेंट ग्रुप्स, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव।
क्या होगा आंसर? देखिए, जब भी मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मेथड की बात की जाती है तो वो हमारा कहलाता है एफ टेस्ट। ठीक है, एफ टेस्ट को हम वेरिएंस रेशियो भी बोलते हैं, वेरिएंस रेशियो टेस्ट। ये जो है वो प्रपोंड किया था आर ए फिशर ने, उसके बाद इसको और अच्छे से डेवलप किया था इस मेथड को जी डब्ल्यू स्नेडकोर ने। और एफ टेस्ट जो है इसको हम ऑनर ऑफ फिशर भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? सिंपल है, अगेन आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, अंडर रूट आर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट, हमें ऑलरेडी दे रखा है 64, इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 0.80। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था? नेक्स्ट देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स, या नन ऑफ द अबव। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने जब ये डिस्कस किया था तब भी ये वाला क्वेश्चन आया था। बताइए, सिंपल है, इसका फॉर्मूला होगा आर सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द अर्थमेटिक मीन इज 25, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.25, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी। अगेन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एच डी अपॉन मीन इंटू 100। एच डी हमको कितना दे रखा है 6.25, मीन हमें कितना दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो गया, 25 को 625 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 25। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज प्लस 0.9 देन इट शोज, प्लस है तो यानी पॉजिटिव होगा और 0.9 है यानी कि हाई वैल्यू शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वेट गेन विद एज। कोरिलेशन हमें बताना है वेट गेन और किसके बीच में होगा, एज के बीच में, तो वो कैसा है, लीनियर है, कर्वीलीनियर, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि देखिए एक 5 साल के बच्चे का वेट देखिए, 5 साल के बच्चे का जितना वेट है, माना 5 साल के बच्चे का वेट हम 25 लेके चल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा है लेकिन हम 25 लेके चल रहे हैं। अब वहीं 25 साल का वेट कितना होगा, 75 होगा, ये भी ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वेट भी बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, एज बढ़ने के साथ वेट भी बढ़ेगा, और एज कम होती है तो कम वेट रहता है, बढ़ती है तो वेट भी साथ में बढ़ता है, तो यहाँ पर ये हमें पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड ट्रेंड, सर्कुलर वेरिएशन, इरेगुलर मूवमेंट या सीजनल वेरिएशन। क्या होगा आंसर? याद रखिए क्वेश्चन में नोट दे रखा है।
ट्रेंड, सर्कुलर और इरेगुलर, ये सब हमारे कैसे होते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा के नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है सीजनल की, तो ये इसमें आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक ना होने वाली जो नियमित या आवश्यक क्षण किसको कहा गया है, तो वो सीजनल को नहीं कहा जाता, क्योंकि सीजनल आप सबको पता है सीजनल क्या होता है, एक सीजन बेस्ड होते हैं। जबकि सर्कुलर वही चीज़ रिपीट होती है, इरेगुलर और ट्रेंड ये सारे एक ही चीज़ को हमें बताते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन हम ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीजनल वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इज़ अ बिहेवियरल अप्रोच टू असेस रिस्क using a number of possible returns estimates to obtain a sense of the variability among outcomes। बताइए क्या होगा आंसर, रेंज एनालिसिस, डेविएशन एनालिसिस, डिस्पर्जन एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस। देखिए जब भी हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करें जिसके थ्रू हम असेस करते हैं रिस्क को और हम पॉसिबल रिटर्न्स देखते हैं क्या निकल कर आ रहे हैं बिटवीन आउटकम्स, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंसिटिविटी। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के बेसिस पर, और ये भी देखा जाता है कि ये जो सोर्सेज हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं और हमारी अनसर्टेनिटी कितनी है इस मॉडल की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज़ अ बिहेवियरल अप्रोच to assess risk using a number of possible returns estimates to obtain a sense of variability among outcomes। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डेटा ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड। यानी आपको बताना है किस फोरकास्टिंग टेक्निक के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस के डेटा को एनालाइज किया जाता है। जजमेंटल फोरकास्ट, टाइम सीरीज एनालिसिस, एसोसिएट एनालिसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब भी हम पास्ट एक्सपीरियंस से डेटा को ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ पर हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस देखते हैं। टाइम सीरीज़ एनालिसिस हमारी हेल्प करती है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करने में, और ये हमें प्रोवाइड भी करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमें डेटा प्रोवाइड करती है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है बिजनेस फोरकास्टिंग की, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के अपने जो भी हम फोरकास्ट कर रहे हैं उस पर हम डिसीज़न ले पाएँ। और ये हमारी कैसी होती है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर होती है, क्योंकि पहले जो हुआ है उसके बेसिस पर हम अपनी फोरकास्ट करते हैं कि लास्ट टाइम हमारी सेल इतनी हुई थी तो अब हमारी सेल इतनी जा सकती है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ इस वजह से नहीं रुक रही थी तो आगे हमें ये इस चीज़ पर वर्क करना है। तो ये क्या है, हम पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर अब आगे फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। अब इसमें से आपको बताना है बिजनेस फोरकास्टिंग की कौन सी इसमें से टेक्निक नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर रिग्रेशन एनालिसिस। बताइए कौन सी लगता है आपको जो हमारे बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए टेक्निक की तरह वर्क नहीं कर रही है। देखिए जब भी हम बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं जो कि हेल्पफुल होती है मैनेजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, मैनी स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड इन बिजनेस फोरकास्टिंग, जिसमें से कुछ हैं हमारे इंडेक्स नंबर मेथड, टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस,
रिग्रेशन एनालिसिस, लेकिन कहीं पे कोरिलेशन एनालिसिस की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा कोरिलेशन एनालिसिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय। अब देखिए यहाँ पर ये सब Q1 ऐसे होगा, H1 ऐसे होगा, HO ऐसे होगा, ठीक है, PO ऐसे होगा, यानी ये शॉर्ट में होंगे। टाइपिंग की वजह से ये इतना शॉर्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मुझे इतनी नहीं आती है किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पर अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको बताना है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कैसे डिनोट करते हैं। बताइए। देखिए, जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम पहले ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिटरमाइन करें, जो कि हमारी रिप्रेजेंट की जाती है H1 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और यदि कुछ पॉइंट्स हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहाँ पे ऑलरेडी स्टेटेड है और एग्जैक्ट अपोजिट है ये हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, H1, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इंग्लिश में बोला जाता है इसको हम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर -0.8 एंड -0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अब आपको बताना है, ये सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, इनका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, अंडर रूट सिग्मा XY मल्टीप्लाई बाय YX, ये इसका फॉर्मूला है, लगाइए। देखिए, -18 मल्टीप्लाई बाय -0, 18 नहीं है 8 है, और -0.2। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.16। ठीक है, अब इसको अंडर रूट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -0.14। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिनोटेड बाय अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। क्या होगा, देखिए, जब भी हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो ये हमारी डिनोट की जाती है 1 माइनस बीटा से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से बताना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यू, मीन, मीडियन एंड मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, और हमारी जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, मीन, मीडियन, मोड, वो भी आपने पढ़ी होगी। मीन, मोड ले लें, मीन ले लें, या फिर
मीडियन ले लें, ये सब क्या उसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हमने की थी, इसमें हमारा ग्राफ कैसे जाता है, यूं, ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ जाता है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है हमारा कि सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन सोल पैरामीटर है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि वो अकेला पैरामीटर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ ओवरवेट and life expectancy. Which one of the following value of the coefficient of correlation is consistent with the statement? बताइए। देखिए ओवरवेट की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नेगेटिव कोफिशिएंट वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल ठीक रेलिवेंट होगी, क्योंकि वो हमारे, ये ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और हाई कोरिलेशन को बता रहे हैं। क्योंकि देखिए ओवरवेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, बिल्कुल नेगेटिव है और हाईली नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव द अदर विल बी। अब बताइए, रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, क्या होगा, देखिए जब भी रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट दूसरा, यानी कि दो होते हैं ना वेरिएबल्स, तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा हो जाएगा हमारा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द डेटा आर प्रेजेंटेड इन टाइम सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बोथ या नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर, हम टाइम सीरीज में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखियो जब भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस के बेसिस पे फोरकास्टिंग करेंगे तो इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी, यानी कि वैल्यू एंड टाइम दोनों हमारी इसमें कंसिडर की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, बोथ, ठीक है। तो हमारा डेटा सीरीज, टाइम सीरीज में डेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फॉर टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड। यानी कि हम दो एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, जेड टेस्ट, क्वाई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट या फिर टी टेस्ट, बताइए। देखिए जब कभी भी हम दो एट्रीब्यूट्स ऐसे लेंगे जो कि इंडिपेंडेंस हैं तो वहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ किया जाएगा। ये हमारा बहुत कॉमन एक तरह से बात करें टेस्ट है। इसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं कि ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन है। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो होती है काई स्क्वायर टेस्ट की, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, या फिर नो रिलेशन है, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव से माइनस रिलेशन तो बताता ही है, साथ में ये जीरो रिलेशन भी हमें दो एट्रीब्यूट्स के बीच में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है काई स्क्वायर टेस्ट की माइनस से प्लस से माइनस के बीच में चलती है और जीरो रिलेशन भी हमारा बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
टू काई स्क्वायर टेस्ट। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इसमें हमने काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सब के क्वेश्चंस डिस्कस किए। और बेसिकली आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो आपको स्टैटिक बेसिस्ड होंगे और ग्राफ बेस्ड होंगे। तो आप ग्राफ को अच्छे से याद रखिए। ग्राफ आपको सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना है, मीन, मीडियन एंड मोड के आपको रिलेशनशिप याद रखना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि हमारा मीन किससे डिनोट होता है और मीडियन किससे डिनोट करते हैं, मोड किससे डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।